वंदे मातरम साथियों, जैसे कि आप होता है जनगणना का प्रोसेस पूरे भारत में शुरू है और राजस्थान में जनगणना का जो चरण है वो मई से शुरू होगा, जिसमें शुरुआत के 15 दिन 1 मई से 15 मई तक स्वगणना होगी। यानी खुद कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है और वो ऑनलाइन अपनी जनगणना यानी मकान सूचीकरण की जो जानकारी है अपडेट कर सकता है, ऑनलाइन कर सकता है। और उसके बाद में 16 तारीख से लेकर के आगामी 1 महीने तक 15 जून तक मुख्य जो गणना है वो प्रगणकों द्वारा की जाएगी। अब इसके लिए अगर मान लो स्वगणना आप करना चाहते हैं या आप प्रगण के रूप में काम करेंगे तो आपको लगभग 33 या 34 प्रश्न हैं आपको लोगों से जहाँ भी आप सर्वे करने जाएंगे वहाँ पूछने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रश्न होंगे, कौन कौन से कॉलम होंगे, उनमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये सारी जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए है, आप इसको सुविधा के रूप में ही काम में लें। और जब भी आप फील्ड में काम करेंगे या आप जो भी सेल्फ इन्यूमरेशन का काम करेंगे, स्वगणना का काम करेंगे, तब आपके बहुत काम आएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है या अगर कुछ बदलाव होता है तो जो भी सेंसस डिपार्टमेंट यानी जनसंख्या गणना विभाग, जनगणना विभाग है, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, उनकी जो भी लेटेस्ट निर्देश है उनकी पालना करें। सिर्फ जो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप सर्वे शुरू करेंगे, दोनों ऑप्शन है, आप ऑनलाइन जब स्वगणना के लिए करेंगे तो भी वही प्रश्न आएंगे, और अगर आप एज ए इन्यूमरेटर यानी प्रगण के रूप में काम करेंगे तो भी आपके इसी तरीके ऑप्शन आएंगे, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप जब स्वगणना करेंगे तो आपको खाली रखने की आवश्यकता है, यानी भरने की जरूरत नहीं है। जैसे लाइन संख्या है वो आप जैसे उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। भवन संख्या है वो अगर मान लो किसी नगर पालिका, नगर निगम वगैरह ने दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो जो भी BLO है वो या जो इन्यूमरेटर होंगे, प्रगण होंगे, वो जनगणना के मकान की संख्या देंगे। उसका भी निश्चित क्रम है, उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जिस तरीके से वो देंगे वो आपको देखना है, नॉर्थ उत्तर और पश्चिम की तरफ से शुरू करके। तो जैसा भी होगा वो आपको प्रशिक्षण बता दिया जाएगा। लेकिन जो खुद गणना करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, तो इसमें अलग अलग कॉलम होंगे जिसमें जनगणना मकान संख्या है वो भी आपको भरना है। अब जो कॉलम संख्या 4, 5, 6 उसमें जनगणना मकान, जिस मकान की जनगणना कर रहे हैं उसका फर्श कैसा है, दीवार कैसी है और छत कैसी है, उसमें कौन कौन सी सामग्री काम में ले रहे हैं, उसी के अनुसार आपको प्रश्न भरने पड़ेंगे, उनके ऑप्शंस भरने पड़ेंगे या सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे मान लो फर्श की बात करें तो अगर फर्श मिट्टी का है तो आपको 1 सिलेक्ट करना है, यानी जो नीचे ऑप्शंस आएंगे फर्श क्लिक करते ही आपके नीचे 7 ऑप्शन आएंगे, और जो भी सही होगा, जब मान लो फर्श मिट्टी का है तो आपको 1 नंबर पर क्लिक करना है, बांस या लकड़ी का तो 2 नंबर पे, पक्की ईंट का तो 3 नंबर पे, पत्थर का तो 4 नंबर पे, सीमेंट का है तो 5 नंबर, टाइलें मोजेक वगैरह है तो 6 नंबर, अन्य कोई है तो 7 नंबर। इस तरीके से फर्श की जानकारी आपको पढ़नी है, जो ज़्यादातर जो फर्श मकान का बना हुआ है। अब ये हो सकता है कि ज़्यादातर जो कमरे हैं उनमें सीमेंटेड फर्श है और एक आध कमरे में कोई टाइल लगी हुई है, तो जो मैक्सिमम होगा वो आपको भरना है। इसके बाद में दीवार, तो दीवार भी जो ज़्यादा से ज़्यादा दीवार किसकी बनी हुई है, घास फूस बाँस की बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी हुई है, कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, ईंटों की, लकड़ी की बनी हुई है, पत्थर मसाला गारा के साथ नहीं तो आपको 5 भरना है। पत्थर है वो जैसे नॉर्मल बिना मसाला के गारे के होते हैं तो वो अलग है, लेकिन अगर मसाले के साथ में पत्थर है तो आपको 6 नंबर भरना है। GI या धातु की एस्बेस्टस की चद्दर वगैरह है तो 7 भरना है। पक्की ईंटों का अगर दीवार है तो 8, कंक्रीट की दीवार है तो 9 और अन्य है तो 10। तो जैसे सामान्य रूप से बात करें तो पत्थर की दीवारें वगैरह होती है तो जो भी आपके लागू होता है वो भरना है। मुखिया से पूछ करके आपको ये सारी जानकारी पढ़नी है, क्योंकि जब आप घर घर करने सर्वे करने जाएंगे तो आपको सारी जानकारी उनको पूछनी पड़ेगी और आपको खुद भी देखना है कि मकान किसका बना हुआ है, देखते ही आपको लगभग अंदाजा लग जाता है। उसके बाद में छत, अब मकान की छत है वो घास फूस की, बांस की है, मिट्टी की है, प्लास्टिक की है, हस्तशिल्प टाइल्स की है तो आपको जैसे जो पुराने केलू वगैरह होते हैं उस तरीके की है तो 3 नंबर बनने। मशीन निर्मित टाइल्स, जो नई टाइल्स आती है आजकल, उसकी 4 नंबर। पक्की ईंटों की छत है तो 5 नंबर, पत्थर की है तो 6 नंबर, जैसे जोधपुरी पत्थर वगैरह उसकी है, स्लेट की है, GI की है, कंक्रीट की यानी RCC वगैरह उसकी है। तो जो भी लागू होता हो वो क्रम आपको इसमें बढ़ना है। अगला जो 7वां कॉलम होगा कि जनगणना मकान का उपयोग का आपको पता लगाना है कि उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है। जो मकान जिसका आप सर्वे कर रहे हैं वो क्या सिर्फ आवास के लिए काम में ले रहा है तो 1 नंबर। आवास से अन्य उपयोग, कई ऐसे मकान होते हैं खास करके शहरों में या छोटे कस्बों में जहां मकान पूरा रहने के लिए होता है लेकिन उसका एक आध कमरा है वो छोटी मोटी दुकान वगैरह या और कोई ब्यूटी पार्लर वगैरह, छोटा सा कोई एक कमरे में कोई अन्य काम हो रहा हो तो आप आवास से अन्य उपयोग 2 नंबर उसको सिलेक्ट करें। अगर उस मकान का उपयोग दुकान कार्यालय का कर रहे हैं तो 3 नंबर करना है। स्कूल कॉलेज है तो 4 नंबर, होटल लॉज गेस्ट हाउस है तो 5 नंबर, अस्पताल डिस्पेंसरी है तो 6 नंबर, फैक्ट्री वर्कशॉप के रूप में काम में ले रहे हैं तो 7 नंबर, पूजा स्थल के रूप में काम में ले रहे हैं, पूरा मकान जैसे मंदिर टाइप है तो 8 नंबर, और अन्य गैर आवासीय उपयोग हो रहा है तो 9 नंबर। इस तरीके से अगर पूरा खाली पड़ा तो आपको 0 नंबर देना है। इसके बाद में प्रश्न 8 आएगा जिसमें कॉलम 7 में अगर 1, 2 है तो मकान की स्थिति, मान लो जैसे
एक या दो होगा तो आपको स्थिति भरनी पड़ेगी। जैसे आवास का भरेंगे तो आगे का ऑप्शन खुलेंगे, दूसरे जो भरेंगे तो उसमें ऑप्शन नहीं खुलेंगे। अब जैसे आवास है तो उसमें भी 2 कंडीशन होगी या 3 कंडीशन होगी कि मान लो आवास का स्थिति कैसी है, मकान अच्छा है, रहने लायक है या रहने योग्य है, मतलब ठीक ठाक है, और जीर्ण शीर्ण है यानी पूरा तरीके से टूटा फूटा है, तो आपको 3 नंबर उसमें सेलेक्ट करना है। और जब आप सर्वे करेंगे तो आपके जो ऐप खुलेगा उसमें सारे ऑप्शंस क्रम और उसका ये जो लिखा हुआ भी आएगा कि अच्छी कंडीशन है, रहने योग्य नहीं है, शीर्ण जीर्ण जैसा भी है वो आप उसमें से सेलेक्ट करना है। अगले जो कॉलम है 9 से 13 तक, उन कॉलमों में आपको तभी भरें जब जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे पूर्णतः आवासीय या अन्य है तो उसमें अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जिसमें मान लो आवासीय नहीं है तो परिवार के लोगों की संख्या वगैरह का नहीं आएगा, लेकिन अगर आवासीय है, आवास के रूप में काम में अगर आ रहा है तो परिवार का क्रमांक संख्या है, तो परिवार की जो भी क्रम संख्या आपने सर्वे में दी होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। और संस्थागत अगर कोई परिवार है, जैसे कोई हॉस्टल है या अन्य कोई इस तरह की संस्था है, तो आपको 999 है वो एंटर करना है और ये ऑटोमेटिकली संस्थागत सेलेक्ट करते ही आपके ये नंबर आ जाएगा। अब इस परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या आपको पढ़नी पड़ेगी। आवासीय है तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, सामान्य रूप से कितने लोग रह रहे हैं। अब कोई एक व्यक्ति है वो कभी बार बाहर रहता है तो भी आपको उसको शामिल करना है। और कॉलम 12, 11, 12, 13 उसमें मुखिया से संबंधित विवरण पढ़ना है। तो एक तो आएगा कि परिवार के मुखिया का नाम, तो उस परिवार के मुखिया का नाम आपको पढ़ना है। जो भी मुखिया का नाम जो में आप सर्वे करने जाएंगे बताएंगे उनका नाम पढ़ना है। और उसके बाद में संस्थागत परिवारों के लिए 12 और 13 कॉलम है, यानी जेंडर और जो दूसरा जो अनुसूचित जाति जेंडर वो आपको नहीं पढ़ने, क्योंकि संस्थागत परिवार का मतलब हो गया कोई बड़ी संस्था है जैसे हॉस्टल है तो वहाँ आपके मुखिया की जगह वार्डन वगैरह है उनका नाम आ जाएगा। अगला है जेंडर, यानी मुखिया का जेंडर क्या है। तो संस्थागत परिवार के लिए 12 और 13 नहीं पढ़ने, लेकिन नॉर्मल है मान लो परिवार है तो उसमें मुखिया का नाम और मुखिया का जेंडर, पुरुष महिला है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है वो आपको पढ़ना है। अगला ऑप्शन है प्रश्न संख्या 13 होगा, वो होगा अनुसूचित जाति के हैं जो परिवार है या अनुसूचित जनजाति का है या अन्य का, 3 ही ऑप्शन है। तो आपको अनुसूचित जाति अगर है तो 1 नंबर करना है, जनजाति है तो 2, अन्य में ओबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी इसके अलावा एमबीसी, एसबीसी सामान्य वगैरह है तो आपको 3 नंबर पढ़ना है। और इनकी लिस्ट है, आप चाहें तो वहाँ जैसे ही आप ऐप पे क्लिक करेंगे वहाँ आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करते ही आपको लिस्ट मिल जाएगी। अनुसूचित जाति की लिस्ट अलग मिल जाएगी, जनजाति की अलग मिल जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध में हो सकती है और अन्य धर्म में नहीं होगी। और अनुसूचित जनजाति है वो किसी भी धर्म में हो सकती है। तो ये भी आप धर्म के अनुसार भी आपको कंफर्म कर लेना है कि किस कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद में 13, 14 जो कॉलम है उसमें से 13 से 34 सामान्य परिवारों के लिए भरने, और संस्थागत परिवारों या गैर आवासीय है तो उसके लिए आपको डैश करना है, क्योंकि गैर आवासीय में बाकी चीज़ें वो लागू नहीं होगी। अब जैसे इस मकान के स्वामित्व की स्थिति आएगी कि मकान है तो अपना है तो 1 नंबर बनना है, किराए का है लेकिन उसका खुद का मकान कहीं बना हुआ तो 2 नंबर बनना है, वो किराए पर रह रहा है लेकिन उसका कहीं और मकान नहीं है तो 3 नंबर बनना है, अन्य कोई स्थिति तो 4 नंबर बनना है। तो इसमें मकान स्वामित्व की स्थिति बनी है। उसके बाद में इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या कितनी है, आपको 1, 2, 3, 4 जितने भी कमरे उपलब्ध है वो बनने हैं। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि कमरे में रसोई घर, स्नान घर, शौचालय यानी जो बाथरूम है, कोठरी यानी स्टोर रूम है, गलियारा है और बरामदा, ये शामिल नहीं करना है। इसको आप कमरे के रूप में नहीं काउंट करें। कमरे में कौन सा काउंट होगा, एक तो रहने का कमरा, शयन कक्ष यानी सोने का कमरा, खाने का डाइनिंग हॉल अगर बना हुआ है तो वो, ड्राइंग रूम है, अध्ययन कक्ष है और नौकर का कमरा, अगर इस तरह के कोई बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं तो आपको उसको संख्या को 3, 4, 5 जो भी है वो आपको लिखना है। अगले कॉलम में आपको बनाया कि परिवार में ये सारे कब लागू होंगे, जब आवासीय होगा। तो परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, तो जैसे उस परिवार में मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति है और उसके बेटा है, उसकी भी शादी हो चुकी है, उसके भी बच्चे हैं, तो एक बुजुर्ग दंपति है और एक उसका बेटा और उसकी पत्नी है, तो इस तरीके से 2 दंपति हो गए। किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है, जिससे भी है वो आपको सर्वे करके पढ़ना है। तो दंपतियों की संख्या पढ़नी है, 1 दंपति है, 2 दंपति है, तो जैसे पति पत्नी है तो 1 दंपति माना जाएगा, 2 पति पत्नी है यानी 2 जोड़े हैं तो आपको 2 भरना है। और उसके बाद में 17 से 25 की जो कॉलम है उसमें सारे परिवार को जो भी सुविधाएं उपलब्ध है वो आपको भरनी है। अब सुविधाओं में जैसे पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसमें जैसे नल का पानी है उपचारित स्रोत से आ रहा है, ट्रीटेड प्लांट कोई है, साफ पानी आ रहा है तो 1 नंबर बनना है। नल का पानी आ रहा है लेकिन सीधे ही आ रहा है कहीं से, अनुपचारित है तो 2 नंबर बनना है। कुएं से पानी का स्रोत है तो 3 नंबर बनना है। हेडपम्प है तो 4 नंबर बनना है। ट्यूबवेल, बोरवेल है तो 5 नंबर। झरना 6 नंबर। नदी नहर से पानी आ रहा है सीधा 7 नंबर। टैंक तालाब से है तो 8 नंबर। तो जैसे भी स्थिति वो आपको इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने। अब है पेयजल स्रोत की उपलब्धता। आपका जो घर का मकान परिसर है उससे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो
500 मीटर और शहरी क्षेत्र में अगर नगर के लिए 100 मीटर के दायरे में अगर जल उपलब्ध है तो आपको 1 बढ़ना है, और परिसर के निकट है तो 2 बढ़ना है, और दूर है तो आपको 3 बढ़ना है। उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि परिसर के निकट का अर्थ है कि नगर के लिए 100 मीटर के अंदर अंदर, तो आपको निकट वाला ऑप्शन काम में लेना है, और ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर तक है तो आपको दूसरा ऑप्शन जो निकट वाला दूसरा ऑप्शन काम में लेना है। अब अगला प्रश्न होगा कि प्रकाश का प्रमुख स्रोत क्या है, घर में उजाला किससे करते हैं, तो ज़्यादातर घरों में बिजली है तो आपको 1 बढ़ना है, मिट्टी के तेल का दीपक वगैरह जलाते तो 2 नंबर, सौर ऊर्जा लगी हुई तो 3 नंबर, अन्य है तो अब मान लो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी घर में बिजली भी हो और सौर ऊर्जा भी हो, लेकिन मुख्य स्रोत क्या है आपको ये देखना है कि मुख्य स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा है तो उसमें एक लिमिटेड उपयोग होगा, 1-2 उसके लाइटें लगी होगी। अगर पूरी तरह से सौर ऊर्जा है तो आपको सौर ऊर्जा बढ़ना है, अन्यथा बिजली बढ़ना है। जैसा भी हो वो आपको देख करके बढ़ना है, सर्वे करना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है शौचालय की सुलभता, परिवार के लिए शौचालय है या नहीं, मतलब नहीं है तो आपको नहीं वाला ऑप्शन बनना है। तो जैसे खुले में आ जाएगा 4 नंबर आ जाएगा, अगर है तो उसमें भी 1, 2, 3 में से ऑप्शन बनने कि केवल परिवार के लिए है या अन्य परिवार के साथ साझा है या सार्वजनिक शौचालय काम में ले रहे हैं, तो जैसी भी कंडीशन है वो आपको 1, 2, 3, 4 नंबर बनने। इसके बाद में अगर 20 में 1 है यानी शौचालय है तो फिर आपको शौचालय का प्रकार बढ़ना है। अगर ये आप इसमें 4 नंबर आ जाएगा खुले में शौच, तो आगे के प्रश्न आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रश्न खुलेंगे नहीं, क्योंकि शौचालय नहीं है तो फिर उसकी स्थिति का आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से जैसे 20 में 1 या 2 है शौचालय है तो परिवार के लिए है या अन्य के लिए है, तो लेकिन बना हुआ है तो आपको इस कॉलम में जाकर के शौचालय में फ्लश से जुड़ी है, सीवर पाइपलाइन से जुड़ा हुआ फ्लश या सेप्टिक टैंक बना हुआ है घर में, और या अन्य पद्धति है 2 फीट का शौचालय है, 1 फीट का है, या सर्विस शौचालय वगैरह है, ऐसी कोई कंडीशन है तो बहुत कम होगी। ज़्यादातर जगहों में सेप्टिक टैंक वगैरह घर पे बने हुए होते हैं। शहरों में हो सकता है पाइप सीवर पद्धति हो, तो 1, 2 जो भी लागू होता है वो आपको बनना है। उसके बाद में गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से जुड़ी हुई बंद सिस्टम है तो आपको 1 बढ़ना है, खुली नाली से जुड़ा हुआ तो 2 बढ़ना है, और किसी भी नाली से नहीं है तो आपको 3 बढ़ना है। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा अगर है, स्नान घर बना हुआ है, बाथरूम बना हुआ है तो आपको 1 बढ़ना है, और छत के बिना आता है यानी खुला सा एक ऐसे स्नान करने लगी 2-3 जगह कपड़े या कोई दीवार बना करके और उसके ऊपर छत नहीं है तो आपको 2 नंबर बढ़ना है, और नहीं है तो आपको 3 नंबर बढ़ना है। उसके बाद में बात करेंगे घर में एलपीजी पीएनजी रसोई वगैरह की उपलब्ध है नहीं है, तो खाना अगर रसोई है तो उसमें अगर रसोई घर में खाना बनाते हैं तो आपको इन 1-2 में से बढ़ना है, और घर के भीतर खाना बनाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है तो आपको 3 और 4 में से बढ़ना है। अब मान लो रसोई घर में बनाते हैं और एलपीजी गैस है या पीएनजी यानी पाइपलाइन गैस है या एलपीजी है तो आपको 1 नंबर बनना है। एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो 2 नंबर। अगर घर के भीतर खाना बना रहे लेकिन रसोई घर नहीं है और एलपीजी से बना रहे हैं, किसी कमरे में बना रहे हैं, बरामदे में बना रहे हैं तो आपको 3 नंबर बनना है। एलपीजी नहीं है तो 4 नंबर। अगर खुले में खाना पकाते हैं तो गैस उपलब्ध है तो 5 नंबर, नहीं है तो, और अगर मान लो खाना नहीं पकाते हैं तो 7 नंबर, जैसे कहीं होटल में से खाते हो ऐसा कुछ हो तो आपको 7 नंबर बनना है। अब खाना पकाने में उपयुक्त मुख्य ईंधन यानी मुख्य रूप से क्या काम में लेते हैं, लकड़ी काम में लेते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम में लेते हैं, फसल के अवशेष हो सकते हैं, उपला हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मुख्य ईंधन। अब मान लो कई परिवारों में खाना भोजन वगैरह है वो एलपीजी सिलेंडर से बनता है, लेकिन छोटा मोटा जो जैसे पशुओं के लिए बाटा वगैरह इस तरह का कोई है वो अगर आप गोबर वगैरह में बना रहे तो वो एक साइड में आ जाएगा। मेन जो मुख्य ईंधन है वो जो है वो आपको भरना है। जैसे ज़्यादातर घरों में एलपीजी पीएनजी का कनेक्शन है तो वो भर दें, जो भी आपको परिवार वाले बताएं, मुखिया बताएं, उनके अनुसार भरना है। अब इसमें 26 से 32 तक के प्रश्न, उसमें परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियाँ, रेडियो या ट्रांजिस्टर है, परंपरागत रेडियो है तो 1 नंबर बनना है, मोबाइल स्मार्टफोन है तो 2 नंबर, कोई उपकरण नहीं है तो 3 नंबर, और कुछ भी नहीं है तो आपको 4 नंबर बनना है। टेलीविज़न अगर मान लो आपके पास है तो यस करना है, और नहीं है तो 5 नंबर बनना है। अब यस है तो इसमें मुफ्त का डिश है, दूरदर्शन डीडी डिश है तो 1 बनना है, अन्य कंपनी का डिश है तो 2 बनना है, केबल कनेक्शन है तो 3 बनना है। इंटरनेट की सुविधा है तो हाँ बनना है, अगर मान लो नहीं है तो आपको 4 नंबर बनना है, और अगर है तो उसमें से 1 नंबर में लैपटॉप से इंटरनेट है, कंप्यूटर से है, मोबाइल फ़ोन से है, या जो भी है जैसी भी सुविधा है। फिर 29 में बनना है कि लैपटॉप या कंप्यूटर परिवार में है या नहीं। अगर घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो यहाँ बनना 1 नंबर बनना है, और नहीं है तो 2 नंबर। उसके बाद में टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन है तो जैसे खाली लैंडलाइन फ़ोन है तो 1 नंबर बनना है, केवल मोबाइल है तो मोबाइल में स्मार्टफोन है तो 2 नंबर, सिंपल सा बुनियादी मोबाइल यानी जो कीपैड वाला है तो 3 नंबर बनना है, और दोनों हैं तो 4 नंबर, और अगर मोबाइल वगैरह नहीं है तो आपको 5 नंबर बनना है। इस तरीके से अगला प्रश्न है कि साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड वगैरह, साइकिल है तो 1 नंबर बनना है, स्कूटर मोपेड वगैरह है तो 2 नंबर, अगर दोनों है तो 3 नंबर, और कुछ भी नहीं है तो 4 नंबर बनना है। घर में कार, जीप, वैन वगैरह जो भी है अगर है तो 1 नंबर, नहीं है तो 2 नंबर बनना है। परिवार द्वारा उपयोग में किया जाने वाला मुख्य अनाज, खाद्यान्न कौन सा है,
तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि मुख्य खाद्यान्न पूछा है। अब मान लो जैसे राजस्थान की बात करें तो कई बार सर्दियों में लोग बाजरा वगैरह खाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से गर्मियों में, बारिश के में ज़्यादातर समय में गेहूं का उपयोग करते हैं। तो जो मुख्य भोजन है ज़्यादातर समय काम में लिया जा रहा है वो आपको यहाँ मेंशन करना। तो यहाँ से गेहूँ है तो गेहूँ कर लें, जो भी है। और उसके बाद में अंत में आपको एक मुखिया या जो भी परिवार में मोबाइल नंबर देना चाहे उसके मोबाइल नंबर आप जरूर लिख लें, और वो मोबाइल नंबर आपको जनगणना संबंधी संपर्क के लिए काम में लेना है। अगर मान लो उसके संबंध में अगर आपको बाद में कहीं पूछताछ करनी पड़े तो उसके लिए आप मोबाइल नंबर ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और ये कि ये प्रश्न अगर आप इंग्लिश में लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे प्रश्न आपके इंग्लिश में आएंगे। तो वो प्रश्न है फ्लोर यानी फर्श किसका बना हुआ है, दीवार किसकी बनी हुई है, छत किसकी बनी हुई है, और वो ऑप्शंस हैं। और सेंसस हाउस में खुद का मकान है, घर का है, आवासीय है, कैसा है। इसके अलावा जो भी जेंडर है, मुखिया का नाम वगैरह सारी चीज़ें वो सेम प्रश्न है आपको पढ़ने हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी लिए चैनल पर बने रहे। और मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये सारी जानकारी आपकी सुविधा के लिए है। जब भी आप स्वगणना करेंगे उस समय ये आपके बहुत काम आएगी। तो ये पूरी जानकारी आपकी सुविधा के लिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो जो भी जनगणना निदेशालय, राजस्थान सरकार, भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं उनकी पालना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।